Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are also well at your home. I hope all of you are doing your works very sincerely. One more request is that all of you, after completing your question answers, send it to your respective class teacher or subject teacher. I mean, if you have completed the question answers of science, you must send it to me or your corresponding subject teacher who teaches you. So, students, today we are here to discuss the question answers part 1, question answer part 1 of chapter number 7. ठीक है? So let us see here the first question. What is differentiate between the following? Between the following. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, कुछ टर्म्स दिए गए हैं हमें जिसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है, जिसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं, तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि डिफ्रेंशिएशन किसके किसके बीच में है। सबसे पहली बात, हमें जो डिफरेंस करना है उनमें पहला पार्ट है बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आई होप क्लियर है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत आसान सा कंपैरिजन है इन दोनों के बीच में। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो शायद तक हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। आई होप क्लियर है। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है। अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो वहां पर एक लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसमें हम हैबिटेट को ही कंजर्व करते हैं। हैबिटेट को कंजर्व करने का मतलब क्या है, ये एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के साथ साथ उसके हैबिटेट को और उससे एसोसिएटेड जो ऑर्गेनिज्म है उन सभी को हम कंजर्व करते हैं। मीन्स व्हाट कि बायोस्फीयर रिजर्व, द लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया in which an organism and their habitats are conserved. आई होप क्लियर है। अब ये डिफरेंट कैसे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ये कैसे डिफरेंशिएट करता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ये कैसे डिफर करता है, तो हम क्या कहेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केस में कि ये जो है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया है, ये भी प्रोटेक्टेड है, लेकिन ये केवल और केवल वाइल्ड एनिमल्स के लिए। आई होप क्लियर है। इट इज द लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। आई होप क्लियर है। यहां पर किसी तरह से हैबिटेट की कंजर्वेशन की बात नहीं होती है। साथ ही अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो इन बायोस्फीयर रिजर्व इट कंजर्व्स
the entire habitat of flora fauna and decomposers. I hope clear है? नहीं, यहीं पर अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो हम ये कहते हैं कि इन सच प्रोटेक्टेड एरियाज habitats and flora fauna are not conserved. Means what? कि entire flora fauna is not conserved. Entire flora and fauna are not conserved. आई होप ये समझ में आ गया होगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम क्या कहते हैं कि ये बायो का मतलब होता है लाइफ और रिजर्व मतलब प्रोटेक्ट करने वाला। तो लाइफ को प्रोटेक्ट करने वाला नेचुरल ही स्टेट होता है, नेचुरल ही हैबिटेट होता है। वो हैबिटेट के साथ साथ ऑर्गेनिज्म के साथ साथ हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो एंटायर फ्लोरा फौना को भी कंजर्व करने की इसमें क्षमता होती है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये इंटेंशनली बनाया होता है। इंटेंशनली मतलब क्या होता है कि उसी उद्देश्य से बनाया गया होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म क्या है कि एंडेंजर्ड है या वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके इसमें। दूसरी बात ये भी है कि ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज में फ्लोरा फौना के एंटायर मतलब पूरी तरह से फ्लोरा फौना के हैबिटेट के कंजर्वेशन की बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे जानवर भी आते हैं जो क्या है डोमेस्टिक हैं। फ्लोरा और फौना में कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं, कुछ ऐसे जैसे हम ही हैं, हम क्या हैं डोमेस्टिक, घरेलू हैं हम। तो ये शायद समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहला, और दूसरा क्या है, ये तो पहला हो गया, दूसरा है जू। It is the artificially created habitat ठीक है। दूसरा it is the naturally created हैबिटेट। क्लियर है। दूसरी बात मल्टी ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर conserved or protected in wildlife sanctuary. Protected in wildlife sanctuary. जबकि in zoo different animals with different habitats are kept at a place
अब इसमें जू में क्या है कि यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस पर रखे जाते हैं, तो साथ साथ एक और बात होती है यहाँ इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो इंपॉर्टेंट बात है कि डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट हैबिटेट्स आर केप्ट एट अ प्लेस, एक ही जगह पर रखा जाता है उनको, और साथ ही साथ उनको एक जगह पर रखने के बाद क्या है कि हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि दे आर केप्ट इन अ केज फॉर पब्लिक इंटरटेनमेंट, हम कह सकते हैं, या फॉर पब्लिक शोकेसिंग। मीन्स व्हाट? एट अ प्लेस फॉर पब्लिक शोकेसिंग। पब्लिक शोकेसिंग का मतलब क्या होता है कि जू को इसीलिए बनाया जाता है ताकि लोग वहां पर आए और अलग अलग जानवरों को देखें और उससे उस पर्टिकुलर प्लेस का मेंटेनेंस हो पाए। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? पूरी तरह से गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, पूरी तरह से इसमें किसी भी पब्लिक के ऊपर कुछ डिपेंडेंस नहीं रहता है, पूरी तरह से गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है इन चीज़ों को। इसमें बहुत सारे ऐसे जानवर रहते हैं जो कई प्रोजेक्ट्स के तहत होते हैं, जैसे सेव टाइगर्स का प्रोजेक्ट एक है उसके तहत, या फिर और भी अलग अलग है एशियाटिक लायंस को बचाने के लिए, तो वैसे जानवरों को यहाँ पर रखा जाता है। आई होप क्लियर है। तीसरा पॉइंट है बेटा बहुत आसान सा पॉइंट है, इसको हमने एक बार पढ़ा भी था, एक ही लाइन का डिफरेंस है इनका, और वो क्या है? फ्लोरा और फौना। तीसरा डिफरेंस हम किसके बीच में करेंगे? फ्लोरा, ठीक है, और दूसरा क्या है? फौना। नहीं, फ्लोरा और फौना, दे बिलोंग टू प्लांट किंगडम, दे बिलोंग टू प्लांट किंगडम। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंगो ट्री लिख, बहुत आसान है, सबसे आसान है। दे बिलोंग टू एनिमल किंगडम, क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल में ह्यूमन बीइंग लिख दे तो चलेगा, वैसे हम किसी जानवर का ही नाम लिख देते हैं, बुल। नहीं, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट। इंडेंजर्ड मतलब क्या होता है? इंडेंजर्ड का मतलब होता है, इंडेंजर्ड मतलब क्या है? इंडेंजर्ड मतलब है दोज स्पेसीज that are very few in number, very few in numbers, that are very few in numbers and might get extinguished in near future. In near future, if the same process continues, if the same process continues, एक्सटेंट क्या होता है? दोज स्पेसीज that were present earlier but now they are not present, या
नाउ दे डू नॉट एग्जिस्ट। आई होप क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी को समझ में आ गया। इंडेंजर्ड क्या है? वैसे स्पेसीज जिनकी संख्या बहुत कम है, जो बहुत कम संख्या में है, ठीक है, और वैसे जो खत्म हो गए, मतलब जो पहले हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है, उनको हम एक्सटिंक्ट कहते हैं। तो इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट शायद क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट को लेकर, फ्लोरा और फौना को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बेटा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। What is the effect of deforestation on the following? देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। What is the effect of on the following? पहला, अर्थ। अर्थ पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा? लेस रेनफॉल, ड्राउट अकर करेगा, तीसरा डेजर्टिफिकेशन, डिक्रीज इन फर्टिलिटी या डिक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेस रेनफॉल, ड्राउट अकर्स, डेजर्टिफिकेशन, डिक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, ये क्लियर है। उसके बाद सिटीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिटीज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? लेस ऑक्सीजन, क्योंकि पेड़ पौधे ही कट जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी, तो पहला ये। दूसरा डिक्रीज इन वाटर टेबल, वाटर टेबल। तीसरा इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग या इंक्रीज इन टेम्परेचर, पहले लिख लें। नहीं तो ये कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से सिटीज में होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, जो क्या है? थर्ड पॉइंट है विलेजेस, या फिर इसी को हम रूरल एरिया कहते हैं। रूरल एरिया में क्या दिक्कत आएगी? पहला इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल नहीं। तीसरा डिक्रीज इन वाटर टेबल, आई होप क्लियर। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं बेटा जो सिटीज, अर्थ और विलेजेस के ऊपर किसका पड़ेगा? डिफॉरेस्टेशन का। क्लियर है? अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इससे आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।